लेबर लॉज के संदर्भ के अंदर इन दिनों मैं आपके साथ बातचीत करने लग रहा हूँ ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 को लेकर। और पिछले एक दो वीडियोज़ के अंदर हमने इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लेके चर्चा की और हमने ये जानने की कोशिश की कि जो ट्रेड यूनियंस मूवमेंट जो श्रम संघ आंदोलन है वो किस दिशा से होता हुआ हिंदुस्तान के अंदर आया और इसका अभ्युदय हुआ वैश्विक तौर पे और भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर। और हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या कारण रहे कि इसका जो उदय था, जो इसका जो अभ्युदय था, इसकी शुरुआत थी वो हिंदुस्तान में कुछ देरी से हुई। और फिर जो कारण निकल के आए थे वो अशिक्षा, संगठन और ये सब कुछ रहते हुए और औद्योगिकरण का धीमा विकास तो थे ही थे। और फिर जो कारक जिन्होंने इसको इस ट्रेड यूनियन मूवमेंट को प्रभावित किया वो थे ILO का उदय होना और फिर मजदूर महाजन संघ महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया जाना और फिर उसके बाद जो केंद्रीयकृत जो श्रम संघ थे उनका उदय होना, फिर चाहे वो एटक हो, इंटक हो, C2 हो, UTUC हो, हिंद मजदूर पंचायत हो या भारतीय मजदूर संघ हो, इन सब के ऊपर हमने चर्चाएं की। और हमने ये जानने की कोशिश की कि आज़ादी से पहले चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, चाहे शशिपथ बनर्जी हों, शरदुल मुखर्जी हों या फिर लोखंडेवाला हों या AP वाडिया हों, इन सब का एक बड़ा योगदान रहा भारत के मजदूर को उसको संगठित करने के लिए। इन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित किया एक तरह से। और भारत के श्रम संघ जो आंदोलन के प्रणेताओं के रूप के अंदर इन लोगों के योगदान को सदैव याद किया जाता रहेगा। फिर उसके बाद हमने आज़ादी के बाद बिखराव के दौर की बात की और फिर फेडरेशंस के रूप के अंदर इनके पुनः एकीकरण के ऊपर हमने बातचीत की। उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू को हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है और फिर उसके अंदर VG राव मद्रास स्टेट की हमने बातचीत की। और फिर उसके बाद बालकोटिया वर्सेस भारत संघ केस को लेते हुए हमने आपसे वादा किया था कि अब परिभाषा खंड के अंदर हम चलेंगे। देखिए, किसी भी एक्ट को समझने के लिए डेफिनेशन क्लोज तो बेहद ज़रूरी रहता ही रहता है। और इसके ट्रेड यूनियंस एक्ट के संदर्भ के अंदर जो कुछ एक जो परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं वो उनके ऊपर आज मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। देखिए, एक तो इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी आती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार आप किसको कहेंगे। तो समुचित सरकार केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। ये डिपेंड करता है कि श्रम संघ किस प्रकृति का है। यदि कोई किसी श्रम संघ के कार्यकलाप या उनका जो उद्देश्य है जिसके लिए उनको बनाया गया है, यदि वो एक राज्य से अधिक को प्रभावित करते हैं तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी केंद्र सरकार। यदि उनका कार्य विस्तार एक राज्य की सीमाओं के भीतर है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी राज्य सरकार। तो जब तक विपरीत सिद्ध ना हो, सामान्यतः जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो राज्य सरकार को ही माना जाता है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के संदर्भ के अंदर जो बात निकल के आती है वो ये है कि यदि केंद्रीय कोई श्रम संघ है मूलतः तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर यदि कोई राज्य स्तर का है तो फिर राज्य सरकार। इसी तरह से ट्रेड डिस्प्यूट की बातचीत की जाती है कि भाई व्यवसाय विवाद आप किसको कहेंगे। तो देखिए, व्यवसाय विवाद से तात्पर्य ऐसे विवाद से है जो नियोजक और कर्मचारियों के बीच में, यानी कि एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में, पहला। दूसरा, एम्प्लॉयर के बीच में और वर्कमैन के बीच में। तीन स्थिति निकल के आई, नियोजकों और कर्मकारों के बीच, कर्मकारों और कर्मकारों के बीच, या नियोजकों और नियोजकों के बीच होता है। पहली चीज़ किस चीज़ को लेके होता है, या तो किसी व्यक्ति के एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन को लेके।
या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेके या फिर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेके, वर्किंग कंडीशंस ऑफ लेबर को लेके। तो व्यवसाय विवाद ट्रेड डिस्प्यूट से अभिप्राय ऐसे विवाद से है जो नियोजकों और कर्मकारों के बीच में, कर्मकारों और कर्मकारों के बीच में, या नियोजकों और नियोजकों के बीच में, किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन, या श्रम की दशाओं या श्रम की शर्तों से संबंधित होता है। यही जो परिभाषा है वो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का है, उसके अंदर भी अक्सर से यही परिभाषा दी गई है। तो ट्रेड डिस्प्यूट के लिए, जैसा कि मैंने आपसे उस दौरान भी जिक्र किया था, कि ज़रूरी ये है कि एक पक्षकार के द्वारा औपचारिक रूप से कोई मांग प्रस्तुत की जाए और दूसरे पक्षकार के द्वारा उस मांग से इनकार किया जाए। यदि उसको स्वीकार कर लिया तो फिर काहे का डिस्प्यूट। तो एम.एल. गर्ग वर्सेस श्रम न्यायालय मेरठ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये डिसाइड किया था कि एक पक्षकार मांग रखे और दूसरा उसे स्वीकार करे। केवल मांग प्रस्तुत करना अपने आप में औद्योगिक विवाद, ट्रेड डिस्प्यूट नहीं हो सकता। तो किसी व्यवसाय विवाद को उस समय तक उत्पन्न हुआ नहीं माना जा सकता जब तक कि दूसरे पक्षकार को उसके संदर्भ में विचार करने का अवसर ही नहीं दिया गया। इसी तरह से सीपी सारथी वर्सेस मद्रास स्टेट की भी बात की गई थी कि स्वीकारात्मक या नकारात्मक रूप से किसी पक्षकार के द्वारा उत्तर दिया जाना जरूरी होता है। और इसी दौरान हमने दीमाकुची टी एस्टेट के कर्मकार वर्सेस दीमाकुची टी एस्टेट के प्रबंधकगण, जिसमें एक डॉक्टर की सेवाओं को लेके था, उसके ऊपर भी हमने बातचीत की थी। अब बात इसके अंदर आती है कि भाई ट्रेड यूनियन आप किसको कहेंगे, कि व्यवसाय संघ आप किसको कहेंगे। तो जो व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 है, उसकी जो धारा, उसकी इस एक्ट का जो सेक्शन 2H है, 2J है, उसके अंदर इसको परिभाषित किया गया है। और अक्सर इसके ऊपर शॉर्ट नोट या एक बड़ा क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछ लिया जाता है कि भाई व्यवसाय संघ से आप क्या समझते हैं। व्यवसाय एक रजिस्टर्ड करने की इनको इसकी प्रक्रिया को समझाएं, या फिर एक रजिस्टर्ड व्यवसाय संघ को क्या क्या अनुमतियाँ प्राप्त होती हैं इत्यादि। इस तरह से इसके ऊपर कई बार पूछ लिया जाता है। तो ज़रूरी ये है कि पता हो कि भाई ट्रेड यूनियन आप किसको कहें। तो व्यवसाय संघ से कोई भी स्थायी या अस्थायी समुच्चय, यानी कि कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन, चाहे वो टेम्परेरी हो या फिर परमानेंट, अभिप्रेरित है जो कर्मकारों और नियोजकों के बीच में, यानी कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, या कर्मकारों और कर्मकारों, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, या फिर नियोजकों, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में संबंधों को विनियमित करने के प्रयोजन से, या व्यवसाय या कारोबार के संचालन पे निर्बंधात्मक शर्तें अधिरोपित करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। और इसमें दो से अधिक व्यवसाय संघों का परिसंघ भी शामिल है। यानी कि ट्रेड यूनियंस मीन्स एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्परेरी और परमानेंट formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers, or between workmen and workmen, or between employers and employers, और for किसके लिए, for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business। इसको लेके कि ये एक समुच्चय है, ये एक कॉम्बिनेशन है, चाहे वो परमानेंट हो या फिर वो टेम्परेरी हो। किसको लेके बनाया जाता है? प्रथमतः बनाया प्राइमरीली इसलिए जाता है कि जिससे कि एम्प्लॉयर और वर्कर्स के संबंधों को विनियमित किया जा सके, या फिर वर्कमैन और वर्कमैन के संबंधों को, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के संबंधों को रेगुलेट किया जा सके, या
उनके ऊपर रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, व्यापार या कारोबार के संसार, ट्रेड और बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस अधिरोपित की जा सके। लेकिन और इसके अंदर क्या शामिल है, और इसके अंदर शामिल है एंड इट इंक्लूड्स एनी फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियंस, कि इसके अंदर जो 2 या उससे अधिक ट्रेड यूनियंस की कोई फेडरेशन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन ये किसके ऊपर, लेकिन ये जो परिभाषा है ये कुछ एक चीज़ों के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, जैसे भागीदारों के बीच में की गई संविदा, एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एज टू देयर ओन बिजनेस, पहला। दूसरा, किसी कारोबार के ख्याति यानी कि गुडविल के विक्रय के संदर्भ के अंदर, और तीसरा, किसी व्यापार या कारोबार या हस्त उद्योग में शिक्षण के प्रतिफल के रूप में किए गए किसी ठहराव के संदर्भ के अंदर, यानी कि एनी एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड दोज एम्प्लॉयड बाय हिम एज टू सच एम्प्लॉयमेंट। तो कुल मिला के जो बात जो आई वो ये आई कि भाई ये जो परिभाषा है जिसके अंदर इसको एक टेम्परेरी और परमानेंट कॉम्बिनेशन कहा गया है, ये विनियमित करती है, ये रेस्ट्रिक्शंस अधिरोपित करती है किसी ट्रेड और बिजनेस को लेके, किस पे, कर्मचारियों या कर्मकारों और नियोजकों के संबंधों विनियमित करती है, उनका नियमन करती है, उनको रेगुलेट करता है। दूसरा, कर्मचारियों और कर्मचारियों के वर्कमैन और वर्कमैन के संबंधों, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स के संबंधों, ठीक है। लेकिन और इसके अंदर फेडरेशन भी शामिल है। लेकिन ये जो परिभाषा है ये किस पे असर नहीं डालती, किन क्रियाओं पे असर नहीं डालती कि भाई पार्टनर्स के बीच में उनके बिजनेस को लेके किए गए किसी एग्रीमेंट को लेके, पहला, गुडविल के विक्रय को लेके, दूसरा, और शिक्षण प्रतिफल के रूप में किए गए किसी ठहराव को। और ये इसके अलावा इसके अंदर कौन से निकाय शामिल नहीं होते, चाहे यानी कि ट्रेड यूनियंस का जो रजिस्ट्रेशन है वो किसके अंतर्गत नहीं हो सकता, समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत नहीं हो सकता, सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत नहीं हो सकता, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं हो सकता। यानी कि इसमें इन्होंने कहा कि एक तरह से सुरक्षा कवच बनाते हुए लिखा गया कि इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत यह निम्न अधिनियमों में से संबंधित निकायों पर भी प्रभाव नहीं डालेगी। समिति पंजीकरण अधिनियम 1860, सहकारी समिति अधिनियम 1912 और कंपनी अधिनियम 1956, जो कि अब नया 2013 का जो नया है, यानी कि अब उसने इसको रिप्लेस किया। इनके ऊपर ये परिभाषा प्रभाव नहीं डालेगी। तो स्थायी या स्थायी कम्बिनेशन होना चाहिए, रेगुलेट करता है संबंधों को, और या फिर रेस्ट्रिक्शंस अधिरोपित करता है। 3 चीज़ें शामिल नहीं हैं, और 3 जो एक्ट हैं उनके अधीन गठित निकायों के ऊपर ये परिभाषा उनको प्रभावित नहीं करती। अब इसके अंदर कुछ एक दो फेमस केस हैं। एक तो है तमिलनाडु एनजीओ यूनियन वर्सेज रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियंस का। इस केस के अंदर क्या था कि वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर जो सोवरेन पावर्स के अंदर संप्रभु सर्विसेज के अंदर, सेवाओं के अंदर जो लगे हुए लोग थे, जैसे कि तहसीलदार ऑफिस के लोग थे, ट्रेजरर ऑफिस के लोग थे, इसी तरह उपदंडाधिकारी थे, कोष अधिकारी थे, तहसीलदार ऑफिस के लोग थे। तो इन से संबंधित जो संघ हैं उनको व्यवसाय संघ मानने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि ये सोवरेन संप्रभु के शासकीय कर्मचारी थे। इसी तरह से राजभवन के कर्मचारी थे, वो भी अपनी यूनियन बनाना चाहते थे, तो उनको भी इस तरह के जो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत इनकार कर दिया गया। यानी कि तमिलनाडु एनजीओ यूनियन वर्सेज रजिस्ट्रार
ट्रेड यूनियंस, इस केस के अंदर ये डिसाइड कर दिया गया कि जो संप्रभु सेवाओं के अंदर लगे हुए लोग हैं उनका पंजीकरण ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत नहीं हो सकता। इसी तरह से रामकृष्ण मिशन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि जो रामकृष्ण मिशन है वो उद्योग की परिभाषा में नहीं आता। उद्योग की परिभाषा हमने पढ़ी थी व्यवसाय विवाद अधिनियम 1947 के अंतर, और उसमें हमने हॉस्पिटल मजदूर सभा में जस्टिस गजेंद्र गडकर को देखा था, मद्रास जिमखाना क्लब के अंदर जस्टिस हिदायतुल्ला को देखा था, और फिर हमने बात की थी कि बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेज ए राजप्पा, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने फिर ऐतिहासिक निर्णय दिया था। और फिर हमने उसमें अलग अलग एस्पेक्ट के अंदर की, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय रामनाथ का केस हो, करनानी प्रॉपर्टीज़ केस हो, या फिर बड़ौदा बोरो नगर पालिका का केस हो, या फिर सफदरजंग हॉस्पिटल वर्सेस कुलदीप सिंह केस हो, इन सब के माध्यम से हमने उद्योग की परिभाषा को जानने की कोशिश की थी। तो रामकृष्ण मिशन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर भी यही डिसाइड कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया कि चूँकि रामकृष्ण मिशन जो संस्था है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित है, अपने गुरु के याद में स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो रामकृष्ण मिशन जो संस्था है उसके जो कर्मचारी हैं वो चूँकि ये संस्था उद्योग की परिभाषा में, इंडस्ट्री की परिभाषा के अंदर नहीं आती, इसलिए इसका पंजीयन व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत नहीं किया जा सकता और इस पंजीकरण को रद्द कर दिया गया था। इसी तरह से चैसमोसिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस केरल मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि केरला MR एसोसिएशन, मेडिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं उनकी ये एसोसिएशन थी। इसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो व्यवसाय जो संघ है ये यदि कोई पंजीकृत व्यवसाय संघ है वो न तो राज्य का प्रतिनिधि है, यानी कि वो राज्य की परिभाषा में नहीं आता, न राज्य का कोई इंस्ट्रूमेंट है कि जो लोक कार्य या लोक कर्तव्यों का निर्वहन करे, ना इसको आप स्टैट्यूटरी बॉडी मान सकते हैं। तो क्वेश्चन इसमें यह था कि क्या पंजीकृत व्यवसाय संघ के विरुद्ध आर्टिकल 226 के अंतर्गत क्या रिट जारी की जा सकती है क्या। तो चैसमोसिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस केरल मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, यानी केरला MR एसोसिएशन के अंदर ये निर्धारित किया गया था, ये निर्णित किया गया था कि एक पंजीकृत जो व्यवसाय संघ है वो स्टेट की परिभाषा के अंदर नहीं आता, वो न तो स्टेट का प्रतिनिधि है, न कोई उसका कोई औजार यानी कि इंस्ट्रूमेंटलिटी है जो कि लोक कर्तव्यों या लोक कार्यों का निर्वहन करता है, और न ही ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसलिए ट्रेड यूनियंस के विरुद्ध उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी नहीं की जा सकती। रिट अधिकारिता को लेके ये क्वेश्चन आया था। तो कुल मिला के हमने ये जानने की कोशिश की कि भाई जो ट्रेड यूनियन है वो क्या है, और विभिन्न जो ये केसेस हैं इनके माध्यम से ये इसका जो कानूनी पहलू है उसको हमने स्पष्ट करने की इसमें कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके रजिस्ट्रेशन को लेके आपसे बात करेंगे कि ट्रेड यूनियंस का जो रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।